साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। मेरे यूट्यूब चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षा की बात करेंगे, टैगोर के शिक्षा दर्शन की, और उसमें भी उनके प्रकृतिवादी होने के अर्थ को समझने और खोजने की कोशिश करेंगे। ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ टैगोर और गिजुभाई बघेल भारत के ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने स्कूल खोले और शिक्षा को लेकर विभिन्न प्रयोग किए। टैगोर के लिए शिक्षा का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने शिक्षा के तरीके को लेकर ही नहीं बल्कि कंटेंट को लेकर भी बहुत विचार किया। अपने समय में टैगोर शिक्षा की स्वदेशी की उस अवधारणा से टकराते रहे जिसमें शिक्षा के नाम पर अवैज्ञानिक और अप्रमाणित धारणाओं को विद्यार्थियों के सामने परोस देना ही महत्वपूर्ण समझा गया। टैगोर के लिए शिक्षा का सवाल और विशेषकर वैज्ञानिक शिक्षा का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहा। अपने बहुत से लेखों में उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा पर विस्तार से बात की है। शिक्षा पर काम करने वाले और शिक्षक बनने वाले अधिकांश लोग जब टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि टैगोर प्रकृतिवादी विचारक हैं। लेकिन वे प्रकृतिवादी किन किन अर्थों में थे? क्या वे प्रकृतिवादी केवल इस अर्थ में थे कि हमें पढ़ने पढ़ाने का काम प्रकृति के करीब जाकर करना चाहिए? क्या वे प्रकृतिवादी इस अर्थ में थे कि हमें सीखने वाले की प्रकृति को समझना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए ताकि हम उसकी प्रकृति के अनुकूल सीखने की विधियों को रच सकें? टैगोर इन अर्थों में जरूर प्रकृतिवादी थे। टैगोर के द्वारा लिखी गई तोता नाम की कहानी इस बात का सबूत है कि टैगोर इन अर्थों में भी प्रकृतिवादी थे। उनके द्वारा लिखी गई अनेक कविताएं जो बताती है कि टैगोर इन अर्थों में प्रकृतिवादी थे कि हमें सीखने वाले की प्रवृत्ति और प्रकृति को समझना चाहिए। लेकिन टैगोर एक और अर्थ में प्रकृतिवादी थे। वह इस बात की पुरजोर वकालत कर रहे थे कि हमें अपने विद्यार्थियों को प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समझना सिखाना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि प्राकृतिक घटनाएं कैसे घटती हैं और उनके पीछे के कारण क्या हैं। टैगोर इस अर्थ में भी प्रकृतिवादी थे कि वे चाहते थे कि सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समझा जाए। वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक सोच पर विश्वास करने के आधार पर भी टैगोर को प्रकृतिवादी कहा जाता है। लेकिन शिक्षा पर काम करने वाले लोगों ने टैगोर को रिड्यूस कर दिया। टैगोर पर लिखने वालों ने टैगोर के इस मजबूत पक्ष को शिक्षा के विद्यार्थियों के सामने आने से बलपूर्वक रोका है। टैगोर द्वारा वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना ही वो कारण है जिसकी वजह से भारत का दक्षिण पंथ टैगोर के विचारों को पाठ्य पुस्तकों से निकलवाने की मुहिम छेड़े रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, इस बात को समझने के लिए मैं रविंद्रनाथ टैगोर रचनावली के खंड 36 में दिए गए लेखों का उपयोग कर रहा हूं। उनकी नज़र में वैज्ञानिक शिक्षा वह रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी बहुत सी सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। उनमें से कुछ समस्याएं बहुत ही भयंकर हैं, जैसे छुआछूत की समस्या, स्त्री द्वेष की समस्या और सांप्रदायिकता की समस्या। अपने एक लेख में वे लिखते हैं कि हमारी मुख्य समस्या शिक्षा की समस्या है। उनके अनुसार हम वैज्ञानिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि हम उससे पीठ फेर कर बैठ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम धारणाओं से चल जाएगा, हमें विज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन टैगोर का मत था कि हमारा काम धारणाओं से नहीं बल्कि विज्ञान से चलेगा, इसलिए हमें विज्ञान के रास्ते पर चलना होगा और वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना होगा। शिक्षा पर लिखा गया उनका एक निबंध है, शिक्षा का मिलन। यह लेख गांधी जी की शिक्षा संबंधी धारणाओं की आलोचना में लिखा गया। इस लेख में वे पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान और पूर्व के ज्ञान के मिलन की संभावना पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि 1908 में लिखी गई गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था। लेकिन टैगोर पश्चिम और पूर्वी सभ्यता के मिलन की संभावनाएं तलाश रहे थे और वह संभावना उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान से मिलने वाली वैज्ञानिक दृष्टि में दिखाई दी, जिसका उपयोग करके वे भारत की अनेक सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना चाह रहे थे। ये समस्याएं हैं छुआछूत की, सांप्रदायिकता की, सामाजिक सुविधाओं की और पितृसत्ता की।
टैगोर लिखते हैं कि भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या उनका कर्ता भक्त होना है। कर्ता भक्त होने का अर्थ यह है कि लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक कर्ता ढूंढ लिया है और वे अपनी सारी जिम्मेदारियां उस कर्ता पर लाद कर अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और इस तरह वे खोजने और हल करने से अपने आप को दूर रखते हैं। अपने इस लेख में टैगोर एक संस्मरण को याद करते हैं। वे लिखते हैं कि एक दिन गांव में सुधार में योगदान देने के लिए वे एक गांव में गए। वहां उन्हें पता चला कि जिस गांव में वे ठहरे हुए हैं, कुछ समय पहले वहां आग लगी थी और सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि उस दिन जब यहाँ आग लगी थी तो तुम लोग एक भी घर क्यों नहीं बचा पाए? गांव वालों ने उत्तर दिया, हमारी किस्मत। टैगोर ने कहा, किस्मत नहीं, कुएं का भाव। गांव में कुआं क्यों नहीं बना लेते? टैगोर लिखते हैं कि जिनके घर में दैवी इच्छा से आग लगती है, वह आग बुझाने के लिए पानी की जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। किसी न किसी तरह उन्हें जब तब एक कर्ता मिल जाता है। टैगोर लिखते हैं कि इनके भाग्य में और चाहे जिस चीज का अभाव हो, कर्ता का अभाव हरगिज नहीं है। ये कर्ता कभी ईश्वर के रूप में होता है, कभी किसी हीरो के रूप में होता है, कभी किसी नेता के रूप में होता है। उस गांव के लोगों ने कर्ता के रूप में अपनी किस्मत को ढूंढ लिया था। अब जब किस्मत को ढूंढ ही लिया है तो फिर कुआं खोदने की जहमत कौन उठाए? किस्मत ने आग लगाई है, किस्मत ही बुझाएगी। अपने लेख में टैगोर इस तरह की सोच से टकराने और उसे कम करने की सलाह दे रहे हैं और इसके लिए हमें परिस्थितियों को वैज्ञानिक नजरिए से वस्तुनिष्ठ होकर देखने की शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर एक कर्ता खोज लेने वाले ऐसे ही लोगों के लिए टैगोर ने लिखा है कि जो लोग अपनी बुद्धि के क्षेत्र में कर्ता भक्त हैं, उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी कर्ता भक्त होने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के मसले हल करने के लिए कोई कर्ता ढूंढ लिया है, वे अपने राजनीतिक मसले अपनी बुद्धि लगाकर हल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक जमाना था जब लोग भूत प्रेतों पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। ऐसा नहीं है कि आज के समय में भूत प्रेतों पर से विश्वास पूरी तरह मिट गया है, लेकिन उस समय यह विश्वास बहुत ज्यादा था। भूतों के प्रति विश्वास के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि आज बहुत से लोग भूत प्रेतों से अपने आप को मुक्त कर पाए हैं। अपने एक लेख में टैगोर लिखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को भूतों के उपद्रव से और अद्भुत शक्तियों के शासन से मुक्त करने का भार जिस पर पड़ा है, वह चाहे पूर्व का निवासी हो या पश्चिम का, उसकी उस्तादी माननी ही होगी। सवाल यह है कि वह कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने इंसान की बुद्धि को भूतों से मुक्त करवाया। जाहिर सी बात है कि ये वो लोग थे जिन्होंने वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक समझ के रास्ते को अपनाया। उन्होंने महज धारणाओं नहीं बल्कि तर्क की तुला पर बातों को तोला। उन्होंने सबूत मांगे और सबूत पेश किए। टैगोर लिखते हैं कि भारत के लोग वैज्ञानिक शिक्षा से कितनी दूर हो गए हैं, इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। टैगोर लिखते हैं कि ऐसा मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू कुएं से यदि मुसलमान पानी निकाले तो वह पानी अपवित्र हो जाता है। वे लिखते हैं कि यह बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पवित्रता आध्यात्मिक राज्य की चीज है और कुएं का पानी वस्तु जगत की चीज है। अगर पानी जैसी वस्तु पर आध्यात्मिक जगत की धारणाओं को आरोपित किया जाएगा तो फिर सत्य के आधार पर निर्णय करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। टैगोर लिखते हैं, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अस्वच्छ बनाती है या नहीं, यह प्रश्न प्रमाण सापेक्ष है, यानी इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। हिंदू और मुसलमान के घड़े, उनके कुओं का जल, उनके गांव का स्वास्थ्य, इन सबकी नियमानुसार तुलनात्मक परीक्षा की जा सकती है। पवित्रता संबंधित दोष आंतरिक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दोष बाह्य है और बाहर से उसका प्रतिकार किया जा सकता है। स्वास्थ्य के अनुसार घड़े को साफ रखने का नियम वैज्ञानिक नियम है। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के लिए नियम एक सा है। दोनों इस नियम को अपनाएं और एक दूसरे के कुएं का उपयोग करें। इस बात के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। लेकिन जब किसी बाह्य वस्तु को अस्वच्छ न कहकर अपवित्र कहा जाता है, तो समस्या को साधारण मनुष्य की बुद्धि और चेष्टा के बाहर फेंक दिया जाता है। इससे क्या कोई काम बन सकता है? एक और बुद्धि को भुलावा देना और दूसरी ओर मूढ़ता की मदद से अपने आप को धोखा देकर किसी तरह काम चलाना क्या सफलता का मार्ग है? अस्वस्थ होना एक बात है और अपवित्र होना दूसरी बात है।
दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों को सही और गलत साबित करने के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन चालाक लोगों ने बड़ी ही चालाकी से आध्यात्मिक जगत की धारणा को वस्तु जगत पर आरोपित कर दिया और उनकी षड्यंत्रपूर्ण चालाकी के कारण भारत में सांप्रदायिकता और छुआछूत खूब फल फूल रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि टैगोर जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वे कैसी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि जब टैगोर यह कह रहे हैं कि हमारी मुख्य समस्या शिक्षा की समस्या है, तो उनके लिए शिक्षा का मतलब क्या है। टैगोर लिखते हैं कि मान लो किसी घर के दरवाजे पश्चिम की दिशा में खुलते हैं और इसी आधार पर हम उस घर को अपवित्र कहें, तो हम अपने आप को उस विद्या से वंचित कर लेंगे जो बाह्य जगत के नियमों को हमें समझाती है, और ऐसा करने से उस विद्या पर भी हीनता का कलंक लगेगा जो हमें आंतरिक पवित्रता सिखाती है। यानी कि अगर किसी घर का दरवाजा पश्चिम की तरफ खुल रहा है और हम इसी आधार पर उस घर को अपवित्र कह रहे हैं, तो यानी ये सोच अवैज्ञानिक सोच है। एक होता है किचन और एक होता है गेस्ट रूम। टैगोर ने लिखा कि शिक्षा देश की मुख्य अतिथिशाला है, यानी कि वो उसका एक गेस्ट हाउस है, यानी जहां देश और दुनिया के विचार मेहमान के रूप में आकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वे परस्पर एक दूसरे की समझदारी को आपस में साझा करते हैं। शिक्षा को गेस्ट रूम कहने का विचार उस विचार से भिन्न है जो स्वयं को विश्व गुरु मानकर दुनिया में उपलब्ध ज्ञान परंपराओं को हिकारत की निगाह से देखना सिखाता है और इस प्रकार अपने किचन में अपनी ही खिचड़ी पकाना सिखाता है, भले ही वह खिचड़ी पुरानी पड़कर बेकार हो गई हो। टैगोर ने लिखा है, मेरी प्रार्थना है कि आज भारत समस्त पूर्वी जगत का रिप्रेजेंटेटिव बनकर सत्य साधना के लिए अतिथिशाला स्थापित करे, ज्ञान की अतिथिशाला, सच की खोज करने की अतिथिशाला। टैगोर का मानना था कि इसी रास्ते पर चलकर हम मानव आत्मा को अज्ञानता से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं। टैगोर की बात उस समय और भी वाजिब लगती है जब भारतीय ज्ञान परंपराओं के नाम पर हमें कुछ भी पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपराओं पर लोगों को बात करते देखते हैं तो हमें लगता है कि टैगोर हमें एक बार फिर से सतर्क कर रहे हैं कि अपनी किचन से बाहर निकलो और अतिथिशालाएं बनाओ, ज्ञान की अतिथिशालाएं। टैगोर जर्मनी का उदाहरण देकर हमें सावधान करते हैं। वे लिखते हैं कि जर्मनी ने राष्ट्रीय अहंकार की कामना की और इसके लिए असत्य के पीर को नैवेद्य चढ़ाया। लिखते हैं कि जर्मनी में झूठ के देवता को पूजा जा रहा था और उसे फूल अर्पित किए जा रहे थे। वे लिखते हैं कि इस दुर्बुद्धि का नाम ही नेशनलिज्म है या राष्ट्रीय अहंकार है। टैगोर लिखते हैं कि वर्तमान युग के अनुसार आज की शिक्षा सुसंगत होनी चाहिए। टैगोर लिखते हैं कि राष्ट्रीय अहंकार के पुजारी किसी न किसी बहाने शिक्षा के जरिए राष्ट्रीय अभिमान को बढ़ाना अपना कर्तव्य समझते हैं। शिक्षा जगत में आज भी ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे राष्ट्रीयता के नाम पर अवैज्ञानिकता और झूठ की पूजा की जा रही है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने गांधी और टैगोर के बीच हुए पत्र व्यवहारों और बहसों को एक पुस्तक के रूप में छापा है। इस पुस्तक में टैगोर का एक निबंध है जिसका शीर्षक है चरखा यज्ञ। निबंध में टैगोर गांधी के द्वारा चरखे को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाए जाने की आलोचना कर रहे हैं। टैगोर का मानना था कि चरखा हमारी समस्याओं का उपयुक्त प्रतीक नहीं है। उन्होंने लिखा कि यदि आज हमारे देश में गरीबी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके मूल कारण जटिल हैं, जिनकी अनेक शाखाएं हैं और ये सब हमारे अंदर हैं। अपने इस निबंध में वे लिखते हैं कि जातिवाद हमारी गरीबी का एक बड़ा कारण है। उन्होंने लिखा कि हर जाति के हर एक आदमी को उसका धंधा निश्चित कर दिया गया, साथ ही एक भ्रम से उसे सम्मोहित कर दिया जाता है कि जिस दैवी विधान को उसके पूर्वजों ने स्वीकार किया था उसका उल्लंघन करने से उसे पाप लगेगा। टैगोर गांधी से कह रहे थे कि चरखे पर ध्यान देने से भारत की समस्याओं पर से ध्यान हटेगा। टैगोर कह रहे थे कि हमें भारत की समस्याओं को पहचानना चाहिए, ना कि उन्हें प्रतीकों में ढालना चाहिए। अपने निबंध चरखा यज्ञ में टैगोर अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। वे लिखते हैं कि बचपन के दिनों में जब वे नाव में घूमने के लिए नदी पर जाते थे तब घाट के नाविक चारों ओर से उन्हें घेर लेते थे। हर कोई चाहता था कि वे उसकी नाव में बैठे, लेकिन उनके द्वारा किसी एक नाव को चुन लेने के बाद मामला शांत हो जाता था।
टैगोर लिखते हैं कि मान लीजिए ताड़केश्वर मंदिर से आए किसी सपने के आधार पर किसी एक नाव को पवित्र मान लिया जाए, तब तो उस नाव के नाम पर दलालों द्वारा किराया ऐंठने को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। टैगोर कह रहे हैं कि जब बातों को केवल भक्ति भाव से मान लिया जाता है तो ठगी का बाजार पनपने लगता है। सांकेतिक रूप से टैगोर कह रहे थे कि भारत को अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझना चाहिए और उनका वैज्ञानिक रास्तों से हल निकालना चाहिए। किसी के सुझाए रास्ते को भावुक होकर नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कि अंधश्रद्धा में पड़कर अनेक लोग मान रहे थे कि चरखा भारत की समस्याओं का हल है। यह समस्याओं को पहचानने का इमोटिव तरीका है, ना कि लॉजिकल तरीका। इसी किताब में टैगोर का एक और निबंध प्रकाशित है। निबंध का शीर्षक है बिहार का भूकंप। 1934 में बिहार में एक भयानक भूकंप आया जिसमें 10,000 लोगों की जान चली गई। इस आपदा पर गांधी ने लिखा कि बिहार में भूकंप इसलिए आया क्योंकि वहां के लोग छुआछूत को मानते हैं। छुआछूत को भूकंप का कारण बताना निहायत ही अतार्किक वक्तव्य है। भूकंप प्राकृतिक जगत की घटना है और छुआछूत एक ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था है। टैगोर लिखते हैं कि हमारे सामाजिक पाप और बुराइयां चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन इनमें इतना बल नहीं है कि वह भूकंप पैदा कर सकें। वे लिखते हैं कि यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की अवैज्ञानिक बातें हमारे देश के अधिकांश लोग आसानी से मान लेते हैं। टैगोर का दृढ़ विश्वास था कि भारत विज्ञान के रास्ते पर चलकर अपनी सामाजिक और भौतिक समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। टैगोर का मानना था कि भारत की जनता को सिद्ध पुरुषों, महात्माओं के चुंगल से आजाद करवाने में विज्ञान ही मददगार हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बीरेंद्र सिंह रावत।